निर्माण आईएएस के यूट्यूब चैनल पर मैं नवीन प्रताप तंवर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए शुरू करते हैं आज के हमारे करंट अफेयर पर आधारित एमसीक्यूज। आज का हमारा पहला प्रश्न है CHADOXA जो हाल ही में समाचारों में चर्चा में है। आगे बढ़ने से पहले बता देता हूं कि आज की जो हमारी सीरीज़ है इसमें 3 मई, 4 मई और 5 मई, कल किसी टेक्निकल इशू की वजह से हम वीडियो अपलोड नहीं कर पाए, इसलिए आज की जो हमारी वीडियो है उसमें 3 मई को, 4 मई को और 5 मई के करंट अफेयर को हमने कवर किया है। तो शुरू करते हैं सीरीज़ को। तो CHADOX1 जो हाल ही में समाचारों में चर्चा में है। ए, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा कोविड-19 के इलाज के लिए विकसित की जा रही एक वैक्सीन। बी, जीवाणुओं के संक्रमण पर किया जा रहा शोध। सी, चीन द्वारा कोविड-19 के इलाज के लिए विकसित की जा रही वैक्सीन। और डी, कोविड-19 की जांच के लिए विकसित एक नवीन टेस्ट। अब आपको बताना है कि ए, बी, सी या डी में से सही उत्तर क्या होगा। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए का मतलब यह ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा कोविड-19 के इलाज के लिए विकसित की जा रही एक वैक्सीन है। देखते हैं इस प्रश्न को क्यों बनाया गया। ये देखिए, द हिंदू में प्रकाशित खबर थी ये संडे की, व्हेन विल अ कोविड-19 वैक्सीन बी रेडी, कि कोविड-19 की वैक्सीन कब तक रेडी होगी। तब आप देख सकते हैं यहाँ पे, उम्मीद कर रहा हूँ आपको नज़र आ रहा होगा, CHADOX1 nCoV-19। तो बेसिकली ये क्या है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा कोविड-19 के इलाज के लिए विकसित की जा रही एक वैक्सीन है। तो आप देख सकते हैं द वैक्सीन CHADOX1 nCoV यूजेस द कॉमन कोल्ड वायरस। इसके अंदर एक कॉमन कोल्ड का जो वायरस है जिसका नाम क्या है, एडिनो वायरस, उसका इस्तेमाल किया गया है। दैट कोज इन्फेक्शन इन चिंपैंजीज, जो चिंपैंजी के अंदर क्या इन्फेक्शन का एक कारण है। तो इस बात को याद रखेंगे। तो ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, और बोला जा रहा है कि इस दवाई को लेके काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक है, उसको लग रहा है कि इस दवाई से कोविड-19 का इलाज हो सकता है। तो हम मोटा मोटा याद रखेंगे, अगर ये आता है CHADOX1 तो ये कोविड-19 के इलाज के लिए ऑक्सफोर्ड जो यूनिवर्सिटी है उसके द्वारा विकसित की जा रही क्या है, एक ये दवा है, वैक्सीन है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, गंगा डॉल्फिन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, यह साइट्स की अपेंडिक्स 2 में तथा भारत के वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची शेड्यूल 1 में शामिल है। दूसरा, यह गंगा, घाघरा, चंबल, कोशी एवं ब्रह्मपुत्र नदी में पाई जाती है। तीसरा, वार्षिक बाढ़, धार्मिक गतिविधियां एवं नदी मार्ग में परिवर्तन के कारण इनके समक्ष खतरा उत्पन्न होता है। आपको बताना है कि गंगा डॉल्फिन के बारे में इन तीनों कथनों में से कौन सा कथन सही है और ऑप्शन ए, बी, सी या डी में से सही उत्तर क्या होगा। सोच समझ के जवाब देना। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी का मतलब स्टेटमेंट सेकंड करेक्ट है, थर्ड करेक्ट है, लेकिन फर्स्ट रॉन्ग है। फर्स्ट रॉन्ग क्यों है, क्योंकि इनको साइट्स की अपेंडिक्स सेकंड में शामिल नहीं किया गया। इसको जो अपेंडिक्स फर्स्ट में शामिल किया गया है, अपेंडिक्स फर्स्ट में इसको शामिल किया गया है। अगर आपको याद हो, मैंने पुरानी एमसीक्यू की वीडियो में साइट्स की अपेंडिक्स 1, 2, 3 पूरा बताया है कि क्यों अलग अलग कैटेगरी बनाई गई है और किस में कौन कौन से प्रोविज़न है। ओके, अब ये देखते हैं सेकंड स्टेटमेंट। याद रखेंगे कि गंगा, घाघरा, चंबल, कोशी और ब्रह्मपुत्र। देखो, इस टाइप के कभी कभी क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे नाम तो गंगा डॉल्फिन है, हो सकता है वो ब्रह्मपुत्र नदी को वहाँ पे पूछ ले, कोसी को पूछ ले, चंबल को पूछ ले या घाघरा को पूछ ले। तो ये हमें आइडिया होना चाहिए कि इन गंगा उसकी सहायक नदियों के बेसिन में, ब्रह्मपुत्र में भी ये पाई जाती है। तीसरा बिल्कुल सही है कि वार्षिक रूप से बाढ़ के कारण, जो बाढ़ की लगातार बारंबारता आ रही है, वो धार्मिक गतिविधियां और नदी मार्ग में परिवर्तन के कारण इनके समक्ष खतरा उत्पन्न हुआ है। अब देखते हैं इस प्रश्न को बनाया क्यों गया। ये देखिए, PIB में प्रकाशित खबर है, जल शक्ति मंत्रालय, सेकंड में 2 मई की खबर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। ये है क्या, एक दिन प्रॉपर मैंने आपको बताया था कैसे गंगा एक्शन प्लान 1, 2 कैसे चले थे, नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी आई थी। उम्मीद कर रहा हूँ वो सारी चीज़ें आपको याद आई होगी। और
NIUA द्वारा नदी प्रबंधन का भविष्य पर एक आइडियाथन का आयोजन किया गया। देखो बेसिकली है क्या, यहाँ से पढ़ते हैं, सिर्फ 2-3 लाइन पढ़ने होंगी हमें यहाँ पे। ये देखते हैं, जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन और शहरी मामलों का राष्ट्रीय संस्थान, मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर अर्बन अफेयर्स, ने नदी प्रबंधन का भविष्य पर एक आइडियाथन का आयोजन किया, जिससे यह पता लगाया जा सके कि कोविड-19 का संकट कैसे भविष्य में प्रबंधन के लिए रणनीतियों को आकार दे सकता है। इसको लेकर एक आइडियाथन का आयोजन किया, किसने? NMCG द्वारा और NIUA द्वारा। देखो इसी में कहीं ये पे लिखा हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ कि कोविड-19 के दौरान जो लॉकडाउन है उसके चलते ग्रीन हाउस गैसेज के उत्सर्जन में काफ़ी गिरावट दर्ज की गई है, पशु पक्षी वापस लौट रहे हैं, अपने आवासों का आनंद ले रहे हैं, ये सारी बातें की गई है। और यहीं पे आप देख सकते हैं कुछ सप्ताहों में गंगा और यमुना में जल की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार हुआ। और पिछले वर्ष के दौरान गंगा डॉल्फिन, देखो यदि गंगा डॉल्फिन एक इंडिकेटर स्पीसीज़ है, को नदी के कई हिस्सों में देखा जाने लगा, जो कि सुधार को दिखा रहा है। तो यहाँ बात गंगा डॉल्फिन की गई। देखो कहाँ कहाँ से आपके लिए MCQ निकालने पड़ते हैं, ठीक है, तो ये बात ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, गंगा डॉल्फिन के बारे में जानते हैं। ये देखिए IUCN स्टेटस देखते हैं इसका। ये IUCN की रेड लिस्ट है, यहाँ पे गंगा रिवर डॉल्फिन आप देख सकते हैं, जो इसका स्टेटस क्या है? एंडेंजर्ड। तो इस कैटेगरी को हमें याद रखना है, अगर एग्जाम में आ जाए तो एंडेंजर्ड स्टेटस है ये। अब ये देखिए साइट्स की अपेंडाइसिस मैं आपको बता देता हूँ, हालांकि ऑलरेडी एक बार पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी देखते हैं। 3 अपेंडाइसिस होती है साइट्स की। तो अपेंडाइसिस 1, 2 एंड 3 टू द कन्वेंशन आर लिस्ट ऑफ स्पीसीज अफोर्डेड डिफरेंट लेवल और टाइप्स ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम ओवर एक्सप्लॉयटेशन। मतलब जो 3 अपेंडाइक्स है, जो साइट्स की 1, 2 और 3, फर्स्ट, सेकंड, 3, तीनों में संरक्षण का अलग अलग स्तर दिया गया है बहुत सारी स्पीसीज़ को, ताकि उनका जो एक्सप्लॉयटेशन से जो उनका अवशोषण है वो ना किया जा सके। तो जैसे पहली है अपेंडिक्स फर्स्ट, तो इसमें किसको शामिल किया जाता है? जो मोस्ट एंडेंजर्ड है, ठीक है। तो मोस्ट एंडेंजर्ड अमंग साइट्स लिस्ट ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो याद रखना, जो सबसे ज़्यादा एंडेंजर्ड प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनको अपेंडिक्स 1 में शामिल किया जाता है, और जो गंगा डॉल्फिन है इसी सूची में शामिल है। ये फर्स्ट स्टेटमेंट में पूछा था, गंगा डॉल्फिन। दूसरा अपेंडिक्स सेकंड, इसमें किन प्रजातियों को शामिल किया जाता है? दैट आर नॉट नेसेसरली नाउ थ्रेटन्ड। अभी तो उनके सामने कोई खतरा नहीं है, विलुप्ति की कोई समस्या नहीं है, लेकिन दैट में बिकम सो अनलेस ट्रेड इज क्लोजली कंट्रोल। मतलब अगर व्यापार को उनको सही तरीके से विनियमित नहीं किया गया, तब ये स्थिति उनके सामने खतरे की स्थिति बन सकती है। तो अपेंडिक्स सेकंड में उन प्रजातियों को शामिल किया जाता है। अब देखते हैं थर्ड। ये थर्ड क्या कहती है? इसके अंदर उन प्रजातियों को शामिल किया जाता है जो किसी पार्टी के द्वारा रिक्वेस्ट की जाती है। सपोज करो कोई इंडिया है, या इंडिया ने रिक्वेस्ट किया कि साइट्स को वो इसमें शामिल करे उन प्रजातियों को, तो ऑलरेडी वो क्या होती है, वो पार्टी उनको रेगुलेट करती है उनके ट्रेड को, ठीक है। मतलब अगर इंडिया ने अप्रोच किया है साइट्स को कि आप एक काम करो, अपेंडिक्स थर्ड में इसको शामिल कर दो, ऑलरेडी हम तो कर ही रहे हैं। और फिर ऐसा क्यों कर रहा है वो कंट्री या इंडिया? तो ऐसा इसलिए कर रहा है, तो हम तो रेगुलेट कर ही रहे हैं, और साथ के साथ हमें ज़रूरत है दैट नीड्स द कोऑपरेशन ऑफ अदर कंट्रीज़ टू प्रिवेंट अनसस्टेनेबल और इलीगल एक्सप्लॉयटेशन, ताकि अन्य देश भी उस कंट्री के साथ, उस पार्टी के साथ मिलकर उनके असतत या अनसस्टेनेबल या इलीगल जो उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है उसको रोका जा सके, मिलके कंट्री रोक सके। उम्मीद कर रहा हूँ कि साइट्स की तीनों अपेंडिक्स आपको समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं। ये देखिए अगला प्रश्न क्या है? प्रसिद्ध कलाकार जैमिनी रॉय का संबंध निम्नलिखित किस क्षेत्र से है? संगीत कला, चित्रकला, मूर्तिकला और भवन निर्माण कला। जैमिनी रॉय, आपने अक्सर नाम सुना होगा इनका, बताइए किस क्षेत्र से संबंध है इनका? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, चित्रकला। अब देखते हैं प्रश्न क्यों बनाया गया। ये देखिए PIB की खबर है 2 मई की,
संस्कृति मंत्रालय, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय ने वर्चुअल टूर के माध्यम से एक पथ प्रदर्शक कलाकार जेमिनी रॉय को श्रद्धांजलि अर्पित की। तो उनकी 133वीं जन्म जयंती पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। तो आप देख सकते हैं जेमिनी रॉय है, इनके बारे में 1887 में इनका जो जन्म हुआ और 1972 में 85 की एज में उनकी डेथ हुई। इंडियन है और देखिए यहाँ पे अपनी पेंटिंग चित्रकला के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ इनको पद्म भूषण भी मिला था 1954 में। आप देखिए, ये देख लेते हैं इनके द्वारा कुछ पेंटिंग है, ये इनकी जेमिनी रॉय की, ये कुछ पेंटिंग्स है आप देख सकते हैं। ये पीआईबी में ही प्रकाशित की गई थी ये पेंटिंग्स, इसलिए उनका भी मैंने एक कोलाज लगाया है आपके सामने। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है इटालियन जल विद्युत परियोजना जो हाल ही में समाचारों में चर्चा में है। पहला, यह एक प्रस्तावित परियोजना है जिसे ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी संकोश पर बनाया जाएगा। दूसरा, यह परियोजना अरुणाचल प्रदेश में स्थापित की जाएगी। अब आपको बताना है कि इटालियन जल विद्युत परियोजना के बारे में ए, बी, सी या डी में से सही उत्तर क्या होगा। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी का मतलब सेकंड स्टेटमेंट सही है और फर्स्ट स्टेटमेंट हुआ रॉन्ग। तो पहला क्यों रॉन्ग है? एक प्रस्तावित परियोजना है बिल्कुल, जिसे ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी संकोश पर नहीं बनाया जा रहा, इसको बनाया जा रहा है दिबांग पर, ठीक है। अब एक तो आपका होमवर्क ये हुआ कि आप मुझे बताओ कि दिबांग जो है वो ब्रह्मपुत्र की राइट हैंड की ट्रिब्यूटरी है या लेफ्ट हैंड की, कौन से हाथ की सहायक नदी है, दाईं ओर की या बाईं ओर की, ठीक है। और यह परियोजना अरुणाचल प्रदेश में स्थापित की जाएगी, बिल्कुल सही है। देखते हैं इस प्रश्न को क्यों बनाया गया। ये आप देखिए, ये इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित खबर है कल के, अलाउ हाइडल प्रोजेक्ट इन नॉर्थ ईस्ट बट गिव ₹4 करोड़ टू स्टडी टाइगर सेज इंस्टीट्यूट। आप देख सकते हैं इसमें बात की गई है, यहाँ पे इटालियन हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट की बात की गई है, ये इटालियन है। और सबसे बड़ी बात, जो ये प्रोजेक्ट है प्रस्तावित है एक नियर ए टाइगर हैबिटेट इन अरुणाचल प्रदेश दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे। तो ये दिबांग रिवर पे है, पहली बात। दूसरा, अरुणाचल में है, ठीक है। और ये अभी प्रस्तावित है। आगे चलते हैं अब। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसको आप इंपोर्टेंट कर लेना प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रश्न क्या है देखिए, हाल ही में यूनेस्को द्वारा 30वें विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस का आयोजन किया गया। दूसरा, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस दिसंबर 1990 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा घोषित किया गया। अब आपको बताना है इन दोनों कथनों में से कौन सा कथन सही है और ए, बी, सी या डी में से सही उत्तर क्या होगा। उम्मीद कर रहा हूँ आप सभी लोग सही जवाब देंगे। द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, कल दोनों में ही चर्चा में था ये विषय। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी का मतलब स्टेटमेंट 1 भी रॉन्ग हुआ और सेकंड भी रॉन्ग हुआ। पहली बात तो हाल ही में यूनेस्को द्वारा 30वें विश्व स्वतंत्रता प्रेस दिवस का आयोजन नहीं किया गया, ये कौन सा था? 27वां। तो ये 27वां, ठीक है। दूसरा, अब कब मनाया जाता है ये दिवस? 3 मई के दिन, ये याद रखेंगे, 3 मई के दिन मनाया जाता है। दूसरा, क्यों स्टेटमेंट गलत है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस दिसंबर 1990 से शुरू किया गया, नहीं, ये 1990 से शुरू नहीं किया गया, 1993 से शुरू किया गया। ये बात आई समझ में? अब थोड़ा इसके बारे में डिटेल में जान लेते हैं। बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपने नाम सुना होगा विंड हॉक, मैं लिख देता हूँ, विंड हॉक डिक्लेरेशन, विंड हॉक घोषणा पत्र। ये बेसिकली था क्या, किस लिए लाया गया था ये? फॉर द डेवलपमेंट, किसके विकास के लिए? फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फ्री, सेकंड इंडिपेंडेंट, और तीसरा प्लूरलिस्टिक प्रेस।
इन 3 चीज़ों के लिए विंडहॉक डिक्लेरेशन आया था। और कब आया था ये? 1991 में। इसकी कहानी क्या है? इस घोषणा पत्र को वर्ष 1991 में यूनेस्को की एक सेमिनार हुआ था, उसमें इसको प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, और किस लिए? ये फ्री, इंडिपेंडेंट और प्लूरलिस्टिक जो प्रेस है उसके विकास को बढ़ावा देने के लिए है। तो हो सकता है एग्ज़ाम में सिर्फ इतना ही पूछ ले कि विंडहॉक डिक्लेरेशन का संबंध किससे है। तो याद रखना, मुक्त और स्वतंत्र और प्लूरलिस्टिक जो प्रेस है उससे ये संबंधित है। 1991 में यूनेस्को का क्या हुआ था? एक सेमिनार में इसको प्रस्तुत किया गया था। तब इसके बाद जो 1991 का ये विंडहॉक डिक्लेरेशन है, उसके बाद 1993 में क्या किया? यूनेस्को ने जो विंडहॉक घोषणा की वर्षगांठ को, मतलब 1993 में यूनेस्को ने क्या किया कि भाई ये डिक्लेरेशन लेके आ रहे हैं, ठीक है, तो एक काम करते हैं, क्यों ना इस 3 मई के दिन को किस रूप में मनाया जाए? विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। तो अब एक तो विंडहॉक डिक्लेरेशन याद रखेंगे, उसके बाद आपके लिए एक होमवर्क है, आप मुझे बताना कि विंडहॉक किस देश की राजधानी है, मतलब ये कैपिटल है, किस कंट्री की कैपिटल है विंडहॉक, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे। अब देखते हैं प्रश्न क्यों बनाया गया। ये देखिए, कल के द हिंदू में प्रकाशित खबर है, जावेडकर स्लैम्स रिपोर्ट ऑन प्रेस फ्रीडम। आपको अगर याद हो, मैंने आपको मुश्किल से 22 या 23 अप्रैल की खबर होगी, जब मैंने आपको वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 कराया था। आपको याद होगा, प्रॉपर मैंने 4-5 स्लाइड ला के बताई थी आपको कि उसमें इंडिया की रैंक किस तरह से 2 स्थान नीचे गिरी है। तब जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे के अवसर पर हमारे जो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट जो मिनिस्टर है प्रकाश जावड़ेकर जी, उन्होंने बोला कि जो इस रिपोर्ट के अंदर, इस इंडेक्स के अंदर जो इंडिया की छवि जो बताई गई है वो ख़राब बताई गई है, उन्होंने उसका अपोज़ किया। ठीक है, अब आपको रिवीजन के लिए दोबारा से मैं वो रिपोर्ट बता देता हूँ। ये देखिए, कुछ ऐसी रिपोर्ट थी, अगर आपको याद हो, इंडिया की जो रैंक थी क्या थी? 2020 में 142वीं रैंक है, और जो 2019 में थी 140वीं थी। तो 19 में 140 रैंक थी, 2020 में उस रैंक को 2 स्थान नीचे गिराया गया। आपको याद आया होगा, मैंने ऐसा कुछ समझाया था आपको। उसके बाद मैंने फिर 2013 से लेके 2019 तक पूरी रिपोर्ट मैंने आपको बताई थी। तो ये इस तरह से 2019 में 140 थी, 18 में 138, 17 में 136 और 16 में 133। ठीक है, तो 2016 से 19 तक हमारी जो क्या स्थिति लगातार क्या होती गई, आप देख सकते हैं। 133 से 36 पे आ गए, फिर 138 से फिर 140 पे, और फाइनली 2020 में हम किस पे आ गए? 142। तो ये ट्रेंड एनालिसिस हो सकता है एग्जाम में काम आ जाए। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है। ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, हाल ही में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर द्वारा बेंगलुरु में ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की गई। दूसरा, ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग, मतलब इसका इस्तेमाल बैंकिंग में, पूंजी बाजार में, फार्मास्यूटिकल और कृषि क्षेत्र में किया जा सकता है। तीसरा, डेटा पोर्टेबिलिटी ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी के अंगीकरण में एक चुनौती है। अब आपको बताना है कि ब्लॉकचेन के बारे में तीनों कथनों में से कौन सा कथन सही है, और ए, बी, सी या डी में से सही उत्तर क्या होगा। उम्मीद कर रहा हूं आप सभी लोग सही जवाब देंगे, और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, मतलब स्टेटमेंट 1, 2 एंड 3 तीनों ही करेक्ट है। तो पहला भी सही, दूसरा भी सही। तो अभी एक तो बात ये महत्वपूर्ण रहेगी, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा बेंगलुरु में ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी जो उत्कृष्टता सेंटर की स्थापना की गई। इसका इस्तेमाल बैंकिंग में भी किया जाता है, पूंजी बाजार में भी, फार्मास्यूटिकल में भी और कृषि क्षेत्र में भी किया जा सकता है। और साथ के साथ मैं ये उम्मीद भी कर रहा हूँ कि आपको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी काम कैसे करती होगी, ये आपने साइंस टेक्नोलॉजी में ज़रूर पढ़ा होगा। अब देखो, जो तीसरा स्टेटमेंट है, जो डेटा पोर्टेबिलिटी ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी के अंगीकरण में एक चुनौती है, बिल्कुल इसको एक चुनौती के रूप में माना जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि एक बार अगर
डेटा को एक सिस्टम में लॉगिन कर दिया तो उसके पश्चात उस डेटा को नए सिस्टम में स्थानांतरित करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए पोर्टेबिलिटी की इसमें एक समस्या रहती है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, जियो केमिकल बेसलाइन एटलस ऑफ इंडिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, हाल ही में वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, राष्ट्रीय भूभौतिकीय अनुसंधान संस्थान CSIR NGRI ने इसके दूसरे संस्करण को जारी किया। सेकंड स्टेटमेंट है, इस एटलस में भारतीय मृदाओं की ऊपरी एवं निचली सतह में स्थित धातुओं, ऑक्साइड और तत्वों के लगभग 45 मानचित्र शामिल है। अब आपको बताना है कि जियो केमिकल बेसलाइन एटलस ऑफ इंडिया के बारे में दोनों कथनों में से कौन सा कथन सही है और A, B, C या D में से सही उत्तर क्या होगा। 4 सेकंड का समय है आप लोगों के पास। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, मतलब पहला स्टेटमेंट रॉन्ग हुआ और दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट। तो पहला स्टेटमेंट क्यों रॉन्ग हुआ देखते हैं। इसमें लिखा है कि यह वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, राष्ट्रीय भूभौतिकीय अनुसंधान संस्थान, बिल्कुल सही बात है, इसी ने इसको जारी किया है, लेकिन ये इसका दूसरा संस्करण नहीं है, ये पहली बार ही इसको जारी किया गया, ये फर्स्ट इसका एडिशन है। ओके, अब ये एटलस काम क्या करती है, तो ये भारत की जो इंडियन सॉइल है ना, उसकी ऊपरी और निचली सतह, जो अपर और लोअर लेयर है उसकी, उसमें स्थित विभिन्न धातुओं की, ऑक्साइड और तत्वों के लगभग इसमें 45 मानचित्र शामिल किए गए हैं। ठीक है, अब ये बनाई क्यों गई है मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे इसको नोट करेंगे। देश की जो भावी पीढ़ियाँ है उनको भी पृथ्वी की जो सतही संबंधी, जो हमारी रासायनिक, मतलब जो हमारी आने वाली पीढ़ियाँ है, भावी पीढ़ियों को क्या जानकारी मिलेगी, पृथ्वी की सतह संबंधी जो रासायनिक संरचना है, तो रासायनिक और संरचनात्मक अगर फ्यूचर में कोई भी परिवर्तन होते हैं, आज आपने ये एटलस तैयार कर लिया, इससे पता चल गया कौन कौन से धातु है, कौन से ऑक्साइड है, कौन कौन से तत्व अवेलेबल है। इन फ्यूचर भाई, एक बार एटलस आज हमने बना के तैयार कर लिया, तो इन फ्यूचर अगर नई पीढ़ी आएगी, अगर जब वो स्टडी करेंगे, ठीक है, तब वो उस स्टडी में ये पता चलेगा कि रासायनिक और संरचनात्मक परिवर्तन कितना हो चुका है, तो उस परिवर्तन का आकलन करने में ये मदद करेगी। यहाँ पे NGRI है, NGRI को इंग्लिश में बता देता हूँ, नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इसका फुल फॉर्म NGRI, और इसके बारे में आप गूगल कर लेना, हो सकता है प्रीलिम्स में इससे भी कोई क्वेश्चन आ जाए। अब देखिए अगला प्रश्न, ये प्रश्न भी प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगा। हाइड्रोथर्मल कार्बोनाइजेशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, इस प्रौद्योगिकी का उद्देश्य आर्द्र बायोमास अर्थात वेट बायोमास को उचित तापमान और दाब की परिस्थितियों में कोयले के समान एक ईंधन में परिवर्तित करना है। दूसरा, IIT खड़गपुर के शोधार्थियों द्वारा विकसित यह तकनीक उच्च नमी युक्त सामग्री वाले ठोस अपशिष्ट से ऊर्जा उत्पन्न कर सकती है। आपको बताना है कि हाइड्रोथर्मल कार्बोनाइजेशन के बारे में इन दोनों कथनों में से कौन सा कथन सही है और A, B, C या D में से सही उत्तर क्या होगा। आपने ज़रूर पढ़ा होगा, ये न्यूज़पेपर में, साइंस टेक में भी पढ़ा होगा, और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन C, मतलब ये दोनों स्टेटमेंट ही बिल्कुल सही है। तो जो ये टेक्नोलॉजी है हमारी थर्मल कार्बोनाइजेशन की, इसमें जो वेट बायोमास है उसको एक प्रॉपर टेम्परेचर और प्रेशर की परिस्थितियों में कोयले के समान एक ईंधन में परिवर्तित किया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोचार। उस ईंधन को हाइड्रोचार बोलते हैं, उसमें परिवर्तित किया जाता है। और बिल्कुल सही है, IIT खड़गपुर के शोधार्थियों द्वारा विकसित यह तकनीक उच्च नमी से युक्त वाले जितने भी ठोस हमारे वेस्ट होते हैं उससे ऊर्जा उत्पन्न कर सकती है। तो दोनों स्टेटमेंट सही हुए। आगे चलते हैं, ये देखिए अगला प्रश्न है, UV ब्लास्टर, जो हाल ही में समाचारों में चर्चा में है। पहला, यह उपकरण एक अल्ट्रावायलेट रेज आधारित
क्षेत्र सैनिटाइज़र है जिसे डीआरडीओ के लेज़र साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर द्वारा विकसित किया गया। दूसरा, इसका इस्तेमाल कोविड-19 से पीड़ित उन व्यक्तियों के इलाज में किया जाएगा जिनमें कोरोना वायरस के गंभीर लक्षण नज़र आए हैं। अब आपको बताना है कि यूवी ब्लास्टर के बारे में इन दोनों कथनों में से कौन सा कथन सही है और ए, बी, सी या डी में से सही उत्तर क्या होगा। आज के द हिंदू की खबर है ये, बताइए क्या होगा सही उत्तर। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, स्टेटमेंट 1 करेक्ट और सेकंड रॉन्ग। तो पहली बात तो यह है, उपकरण एक अल्ट्रा वायलेट ठीक आधारित क्षेत्र सैनिटाइज़र है जिसमें डीआरडीओ के लेज़र साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर द्वारा विकसित किया गया। अब सेकंड क्यों रॉन्ग है, इसमें देखो क्या लिखा है कि कोविड-19 से पीड़ित उन व्यक्तियों के इलाज में किया जाएगा जिसमें कोरोना वायरस के गंभीर लक्षण नज़र आए हैं। ये कुछ ट्रंप जैसे स्टेटमेंट है जैसे अमेरिकन प्रेसिडेंट देते हैं कई बार, ठीक है। तो यहाँ पे लॉजिक लगा के आपको इस तरह के क्वेश्चंस ड्राइव करना चाहिए कि यूवी रेज को अगर सीधा इंसानों के ऊपर डालेंगे तो वो काफ़ी क्या होती है, हार्मफुल हो सकती है, इसलिए सेकंड स्टेटमेंट गलत होगा, ठीक है। अब मैं बताता हूँ तो फिर ये जो हमने यूवी ब्लास्टर बनाया ये क्यों बनाया। बेसिकली जितनी भी प्रयोगशालाएँ है, लेबोरेटरी है, ऑफिसेज है, उनमें इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स, अगर उनको सैनिटाइज करना है, उनको भी तो सैनिटाइज कर सकते हैं ना हम। जैसे कि क्या हुआ, कंप्यूटर हुए, अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हुई है, तो उनकी सतह को सैनिटाइज करने के लिए, क्योंकि वहाँ तो हम कोई सैनिटाइज़र नहीं डाल सकते, जो आप लिक्विड सैनिटाइज़र यूज़ करते हो उसको उन आपके लैपटॉप में, कंप्यूटर्स में, अन्य आपकी जो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं उन पे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तब उनको कैसे सैनिटाइज़ करें, तो उसके लिए अल्ट्रा वायलेट रेज़ का इस्तेमाल किया जाएगा और उसी के लिए यूवी ब्लास्टर को डेवलप किया है डीआरडीओ के लेज़र साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर द्वारा। उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं प्रश्न क्यों बनाया गया। ये देखिए, द हिंदू में प्रकाशित खबर है, डीआरडीओ डेवलप्स ए डिसइंफेक्शन टावर जिसका नाम है यूवी ब्लास्टर कैन डिसइंफेक्ट गैजेट्स। तो ये गैजेट्स को क्या करेगा, डिसइंफेक्ट करेगा। देख सकते हैं ये टावर है, द यूवी डिसइंफेक्शन टावर है, ठीक है। फिर इसमें बताया गया है कितने साइज़ के कमरे को डिसइंफेक्ट कर सकता है, कैसे करेगा। तो बेसिकली उससे हमारा कोई ज़्यादा, मुझे नहीं लगता है प्रीलिम्स में कोई लेना देना है, बस इतना याद रखेंगे डीआरडीओ, ठीक है। डीआरडीओ के अंदर क्या है, लेज़र साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर द्वारा डेवलप किया गया है और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स को क्या करेगा, डिसइंफेक्ट करेगा। आगे चलते हैं, यहाँ पे हाँ आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, जो अल्ट्रा वायलेट रेज़ है ये क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, वो आपको पता होना चाहिए, अलग अलग कैसे काम करती है। और ऑलरेडी मैं पहले ही बता चुका था, स्ट्रेटोस्फीयर में अल्ट्रा वायलेट जो ओजोन लेयर है, जो अल्ट्रा वायलेट रेज से आपको क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है, वो कैसे बनती है, वो सारी चीज़ें आपका होमवर्क रहेगा, आपको खुद से करके रखना है। आगे चलते हैं, ये देखिए अगला प्रश्न है, द सरस कलेक्शन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूहों अर्थात सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के दुग्ध उत्पादों को सरकारी सहायता के द्वारा लोगों तक पहुंचाना है। दूसरा, ये सरकारी ई मार्केट प्लेस एवं दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय आजीविका मिशन की एक विशिष्ट पहल है। आपको बताना है कि सरस कलेक्शन के बारे में दोनों कथनों में से कौन सा कथन सही है और ए, बी, सी या डी में से सही उत्तर क्या होगा। सोच समझ के जवाब देना। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, मतलब सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट, फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग। अब देखते हैं पहला स्टेटमेंट क्यों रॉन्ग है। देखो इसमें लिखा है स्वयं ग्रामीण क्षेत्रों में सेल्फ हेल्प ग्रुप समूहों के दुग्ध उत्पादों को सरकारी सहायता से लोगों तक पहुंचाना। बिल्कुल नहीं, यह ग्रामीण क्षेत्रों में जो सेल्फ हेल्प ग्रुप द्वारा जितने भी दैनिक उपयोग के उत्पाद बनाए गए हैं, दैनिक उपयोग के उत्पाद जो सेल्फ हेल्प ग्रुप द्वारा बनाए जाते हैं, ये क्या करता है, उनको प्रदर्शित करता है। और इसका उद्देश्य क्या होगा, इन उत्पादों का जो सेल्फ हेल्प ग्रुप द्वारा बनाए जा रहे हैं को केंद्र और राज्य सरकार के खरीदारों तक पहुंचाना है, ताकि इनको एक मार्केट, दैनिक उपयोग के उत्पाद जो विकसित किए जा रहे हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप द्वारा, उनको मार्केट प्रदान करने के लिए सरस कलेक्शन की शुरुआत है, ठीक है। दूसरा, यह सरकारी ई मार्केट प्लेस और दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय आजीविका मिशन की एक विशिष्ट पहल है, ये बिल्कुल सही है।
अब ये देखते हैं कि ये एमसीक्यू बनाया क्यों गया। ये देखिए पीआईबी में प्रकाशित खबर है, ग्रामीण विकास मंत्रालय 10 सरस कलेक्शन। ठीक है, तो इसका काम क्या है? सरस संग्रहण ग्रामीण स्वयं सहायता समूह द्वारा बनाई गई दैनिक उपयोग के उत्पादों को प्रदर्शित करता है और इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के जो सेल्फ हेल्प ग्रुप को सरकारी खरीदारों तक पहुंच बनाने के लिए बाजार उपलब्ध कराना है। ठीक है, और यहीं पे बात की गई है जैम और दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ग्रामीण विकास मंत्रालय की यह एक अनूठी पहल है, सरस कलेक्शन। आगे चलते हैं। अब ये देखिए, क्योंकि बात अभी की गई दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, तो एक प्रश्न इस पे भी बनता है के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह स्कीम सामाजिक पूंजी के निर्माण में सहायता करती है और गरीबी में कमी लाने के लिए एक वित्तीय संपर्क सुनिश्चित करती है। दूसरा, स्कीम का लक्ष्य कुशल मजदूरी रोजगार अवसरों का सृजन करते हुए विविधीकृत और लाभदायक स्वरोजगार के संवर्धन के द्वारा गरीबी को कम करना है। आपको बताना है कि DAY NRLM के बारे में इन दोनों कथनों में से कौन सा कथन सही है और A, B, C या D में से सही उत्तर क्या होगा। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन C, मतलब ये दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सामाजिक पूंजी के निर्माण में मदद करती है, गरीबी में कमी लाने के लिए एक फाइनेंशियल जो कनेक्शन है, संपर्क है, वो भी सुनिश्चित करती है। दूसरा, लक्ष्य क्या है? जो स्किल्ड मजदूरी रोजगार अवसरों का, जो स्किल्ड जो आपकी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को सृजन करते हुए एक डाइवर्सिफाइड और क्या लाभदायक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के संवर्धन के द्वारा गरीबी को कम करना, इसका क्या है? एक टारगेट है, लक्ष्य है। ठीक है, बनाया क्यों गया था? क्योंकि पिछले ही जो प्रश्न था उसमें DAY NRLM का हमने चर्चा की थी। ठीक है, ये सेम स्लाइड दोबारा लग गई, इसलिए आगे चलते हैं। ये देखिए BOBBLE जो हाल ही में समाचारों में अत्यधिक चर्चा में है, यह भारत और UK का एक संयुक्त प्रोजेक्ट है। दूसरा, यह ध्रुवीय क्षेत्रों में वायुमंडलीय दशाओं का समुद्री जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन है। आपको बताना है कि BOBBLE के बारे में इन दोनों कथनों में से कौन सा कथन सही है और A, B, C या D में से सही उत्तर क्या होगा। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन A, मतलब स्टेटमेंट 1 करेक्ट, सेकंड रॉन्ग। तो ये भारत और UK का संयुक्त प्रोजेक्ट है, बिल्कुल। दूसरा क्यों गलत है? क्योंकि इसका ध्रुवीय क्षेत्रों में वायुमंडलीय दशाओं का समुद्री जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव के अध्ययन से कोई लेना देना नहीं है। मैं बता देता हूँ। पहले तो ये BOBLE ये क्या है? बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल बाउंड्री लेयर, नाम याद रखेंगे, ये बाउंड्री लेयर एक्सपेरिमेंट है ये। ठीक है, ये काम क्या करेगा? जो बंगाल की खाड़ी में जो समुद्री दबाव बनता है, बंगाली खाड़ी में जो समुद्री दबाव बनता है, उसका मानसूनी प्रणाली पर दबाव का, मानसूनी प्रणाली पर मतलब मानसून जो सिस्टम है हमारा पूरा, उस पर प्रभाव का क्या करेगा? ये अध्ययन करेगा। अब देखते हैं इस MCQ का आधार। ये देखिए बे ऑफ बंगाल बाउंड्री लेयर एक्सपेरिमेंट है ये। ठीक है, अब ये देख सकते हैं पार्टनर कौन कौन है इसमें। यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट एंग्लिया, नेशनल ओशनोग्राफी सेंटर UK, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु और नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग इंडिया और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी। इसकी ये एक संयुक्त प्रोजेक्ट है भारत और UK का। ठीक है ना। और कीवर्ड्स क्या है? जो बे ऑफ बंगाल में जो समुद्री दबाव का मानसूनी प्रणाली पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये उसका अध्ययन करता है। ये भी हम याद रखेंगे। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने रोजगार सृजन के लिए नीलांबुर पीताम्बर जल समृद्धि योजना एवं वीर शहीद पोटो हो खेल विकास स्कीम की शुरुआत की है? ऑप्शंस है छत्तीसगढ़, झारखंड, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश। आज की द हिंदू की खबर है ये, बताइए क्या होगा सही उत्तर। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, ये झारखंड सरकार की एक पहल है। देखते हैं प्रश्न क्यों बना। ये देखिए,
द हिंदू में प्रकाशित खबर कि झारखंड लॉन्चेज स्कीम फॉर जॉब क्रिएशन, मतलब रोजगार सृजन के लिए कोविड-19 के चलते वैसे भी अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत तेज़ी से बढ़ा है। आप देख सकते हैं द स्टेट इज़ रीलिंग अंडर सीवियर जॉबलेसनेस विद द अनएम्प्लॉयमेंट रेट पैग्ड एट 47.1%। मतलब झारखंड के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है 47.1%। देखिए कितना बढ़ गया है, जस्ट डबल दैट द नेशनल एवरेज, जो राष्ट्रीय जो औसत है 23.5, इससे जस्ट दोगुना है ये। और उसके साथ साथ द अराइवल ऑफ एन एस्टिमेटेड 5 to 6 लाख माइग्रेंट्स वर्कर इज़ लाइकली टू वर्सन द सिचुएशन। और जैसे कि अभी बोला जा रहा है कि माइग्रेंट्स वापस जाएंगे अपने स्टेट्स में, तब ये स्थिति और भी ज़्यादा ख़राब हो सकती है। ऐसे में इन स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने पहल उठाई है, झारखंड सरकार ने, और वो 3 योजनाएं हैं, देख सकते हैं। 3 स्कीम्स हैव बीन डिवाइज्ड इन कन्वर्जेंस, मतलब किन के साथ, जिसमें उसमें जो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है उसके साथ कन्वर्ज करके उन स्कीम को चलाया गया है। और उन स्कीम के नाम क्या है देख सकते हैं, बिरसा हरित ग्राम योजना, नीलांबुर पीताम्बर जल समृद्धि योजना और वीर शहीद पोटो होखेल विकास स्कीम। ये 3 योजनाएं झारखंड सरकार ने शुरू की है बेरोजगारी से निपटने के लिए। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है और ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। अपर न्यायाधीशों अर्थात एडिशनल जजेस की नियुक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, इनकी नियुक्ति उच्चतम न्यायालय के कार्य में अस्थायी वृद्धि के कारण होती है। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तीसरी, अपर न्यायाधीशों की नियुक्ति 2 वर्ष से अधिक अवधि के लिए नहीं की जाती। अब आपको बताना है कि एडिशनल जजेस के बारे में इन तीनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है और ए, बी, सी या डी में से सही उत्तर क्या होगा। देखो इस टाइप के करंट से डिराइव्ड क्वेश्चन आते हैं यूपीएससी में। बताइए क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर। थोड़ा ज़्यादा टाइम दूंगा मैं आपको, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मेरा आंसर देने के बाद आंसर देते हैं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन, यहाँ पे बी को लिखेंगे 2 वे 3rd। यहाँ पे टाइपिंग एरर है, इसको करेक्ट कर लेंगे। जल्दी से बताइए कौन सा सही उत्तर है। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी का मतलब स्टेटमेंट सेकंड भी करेक्ट और थर्ड भी करेक्ट, फर्स्ट हुआ रॉन्ग। अब देखते हैं एडिशनल जजेस होते क्या है। इनकी नियुक्ति उच्च न्यायालय के कार्य में स्थायी वृद्धि के कारण होती है। नहीं, इनकी नियुक्ति उच्च न्यायालय के कार्य में वृद्धि से संबंधित नहीं है, बल्कि उच्चतम न्यायालय के कार्य से संबंधित नहीं है, बल्कि उच्च न्यायालय के अगर कार्य में वृद्धि होती है तब एडिशनल जजेस को अपॉइंट किया जाता है। तो इसलिए पहला स्टेटमेंट तो हो गया गलत, क्योंकि इसमें सुप्रीम कोर्ट लिखा था। दूसरा, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, बिल्कुल सही। और अपर न्यायाधीशों की नियुक्ति 2 वर्ष से अधिक अवधि के लिए नहीं की जा सकती, ये भी बिल्कुल सही है। अब पहले तो देखते हैं इस एमसीक्यू का आधार क्या है। ये देखिए, द हिंदू में प्रकाशित खबर है आज की, प्ली चैलेंजिंग अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल जजेस रिजेक्टेड। अभी सुप्रीम कोर्ट में एक जो याचिका दायर की गई थी जिसमें एडिशनल जज के अपॉइंटमेंट से जुड़ी हुई थी, उसको रिजेक्ट कर दिया गया। और ये मामला कहाँ का था, कर्नाटक हाई कोर्ट का था। ठीक है, तब हमारे लिए यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एडिशनल जजेस का अपॉइंटमेंट होता कैसे है, क्या प्रोविज़न है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। ये देखिए, आर्टिकल 224(1) अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल एंड एक्टिंग जजेस, ये प्रावधान है प्रॉपर। बेयर एक्ट आप खोलोगे तो वहाँ मिलेगा 224(1) के अंतर अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल जज और एक्टिंग जजेस के बारे में वहाँ पे प्रावधान है। देखो क्या लिखा है उसमें, यदि किसी उच्च न्यायालय के कार्य में किसी अस्थायी वृद्धि के कारण, मतलब टेम्परेरी कोई इंक्रीज़ हो गया उसका वर्कलोड, या उसमें कार्य के बकाया के कारण कुछ काम बाकी रह गया है, राष्ट्रपति को यह प्रतीत होता है कि उस उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या को तत्समय बढ़ा देना चाहिए। बिल्कुल सेम लैंग्वेज मैंने बेयर एक्ट में जो यूज़ की है वही रखी है आपके सामने। तो राष्ट्रपति सम्यक रूप से अर्हित व्यक्ति, मतलब जो भी योग्यता प्राप्त व्यक्ति है, को 2 वर्ष से अनधिक की ऐसी अवधि के लिए, मतलब देखो 2 साल से अधिक की अवधि के लिए नियुक्त नहीं किया जाएगा, जो वह निर्दिष्ट करे उस न्यायालय में अपर न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर सकेगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको पूरा समझ में आ गया होगा। तो ये मामला उच्च न्यायालय से जुड़ा हुआ है। ठीक है, याद रखना इस बात को। एडिशनल जजेस अगर आ जाए प्रीलिम्स में, आगे चलते हैं।
N1H1 विषाणु का प्रायः समाचारों में निम्नलिखित में से किस एक बीमारी के संदर्भ में उल्लेख किया जाता है? ऑप्शन है बर्ड फ्लू, डेंगू, स्वाइन फ्लू और एड्स। बताइए। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, उम्मीद करूंगा सभी सही जवाब देंगे। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन सी, ये स्वाइन फ्लू से जुड़ा हुआ है। अब देखते हैं प्रश्न को क्यों बनाया गया। ये देखिए, मोस्ट कोविड-19 केसेस इन द स्टेट्स विद हाई H1N1 रेट्स। ये बोला गया है कि जो कोविड-19 के केसेस उन राज्यों में अधिक है जहाँ पे H1N1 के रेट्स ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा इनकी संख्या में इनके मामले आते हैं। तो ये H1N1 क्या है? स्वाइन फ्लू। बस आप मुझे बताना कि फिर स्वाइन फ्लू तो हमने बताया, स्वाइन फ्लू H1N1, तब आप मुझे एवियन फ्लू बताएंगे। एवियन फ्लू को किस नाम से जाना जाता है? इसको तो H1N1 के नाम से, एवियन फ्लू आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है लामा, जो समाचारों में चर्चा में है। पहला, यह एक पालतू अफ्रीकी ऊंट है। दूसरा, लामाओं की उत्पत्ति लगभग 40 मिलियन वर्ष पूर्व उत्तरी यूरोप में हुई, जो ग्रेट अफ्रीकन इंटरचेंज के दौरान अफ्रीका में चले गए। आपको बताना है कि लामा के बारे में इन दोनों कथनों में से कौन सा कथन सही है और ए, बी, सी या डी में से सही उत्तर क्या होगा। पता नहीं आप में से कुछ लोगों ने ये नाम भी सुना होगा क्या कभी, बताइए। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी का मतलब स्टेटमेंट 1 भी रॉन्ग हुआ और 2 भी रॉन्ग हुआ। पहला क्यों रॉन्ग हुआ? यह एक पालतू अफ्रीकी ऊंट नहीं है, पालतू तो है लेकिन ये दक्षिणी अमेरिकी ऊंट है, एक पालतू। ठीक। और लामाओं की उत्पत्ति 40 मिलियन वर्ष पूर्व हुई, बिल्कुल हुई, लेकिन उत्तरी यूरोप में नहीं हुई, ये हुई थी उत्तरी अमेरिका के जो सेंट्रल प्लेन्स थे, मध्यवर्ती मैदान थे, वहाँ इनकी उत्पत्ति हुई। जो ग्रेट अफ्रीकन इंटरचेंज नहीं, इसको बोलेंगे ग्रेट अमेरिकन इंटरचेंज। ग्रेट अमेरिकन इंटरचेंज के दौरान ये कहाँ चले गए? उत्तरी अमेरिका से ये फिर चले गए दक्षिण अमेरिका। तो दोनों ही स्टेटमेंट रॉन्ग थे। फिर से याद दिला देता हूँ, ये जो लामा है एक पालतू दक्षिणी अमेरिकी ऊंट है। इनकी उत्पत्ति 40 मिलियन वर्ष पूर्व कहाँ हुई? उत्तरी अमेरिका के सेंट्रल प्लेन्स में हुई, जहाँ बाद में ग्रेट अमेरिकन इंटरचेंज के दौरान ये दक्षिण अमेरिका चले गए, इसलिए दोनों स्टेटमेंट ही रॉन्ग हुए। अब ये लामा पे प्रश्न बनाया क्यों गया, ये देखिए आज के इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित खबर है। इन एंटीबॉडीज़ फ्रॉम लामाज साइंटिस्ट सी कोविड होप। मतलब लामा से प्राप्त एंटीबॉडीज़ में साइंटिस्ट को, वैज्ञानिकों को लग रहा है कि कोविड-19 का कुछ इलाज किया जा सकता है, जिसके चलते लामा ये चर्चा में आए। ठीक है, ये देखिए, आप देख सकते हैं लामा के कुछ फोटोग्राफ्स लगाए हैं मैंने, कोलाज लगाया है। ये लामा है, अलग अलग कलर के होते हैं ये लामा, और मैसेज दे रहे हैं कोरोना को हराना है, आपको भी हिम्मत नहीं हारनी, अच्छे से जम के पढ़ाई करनी है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस GRFC 2020 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में लगभग 135 मिलियन लोग खाद्य संकट की स्थिति में रह रहे हैं। दूसरा, रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में संघर्ष एवं असुरक्षा की स्थिति खाद्य संकट अर्थात फूड क्राइसिस का प्रमुख कारण रहा। तीसरा, यह रिपोर्ट प्रति वर्ष ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस द्वारा जारी की जाती है। अब आपको बताना है कि ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस 2020 के बारे में तीनों कथनों में से कौन सा कथन सही है और A, B, C या D में से सही उत्तर क्या होगा। प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना, और इस तरह की रिपोर्ट मेंस में आंसर राइटिंग में बहुत काम आती है। इसी समरी पढ़ लेना। देखो, हर रिपोर्ट का एक समरी पेज होता है जहाँ पे 2-3 पेज में पूरी रिपोर्ट को समराइज़ किया होता है। और यूपीएससी मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स ज़रूर पढ़ेंगे हम आने वाले टाइम में। जैसे ही पीटी पास करेंगे आप, उन पे भी चर्चा करेंगे। अभी तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। ये देखिए, पहला, दूसरा और तीसरा। तो इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में लगभग 135 मिलियन लोग खाद्य संकट की स्थिति में रहे, बिल्कुल। 2019 में संघर्ष और
असुरक्षा की स्थिति खाद्य संकट का एक प्रमुख कारण रही, बिल्कुल सही है, बिल्कुल रही है। तीसरा, यह रिपोर्ट प्रतिवर्ष ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस द्वारा जारी की जाती है, बिल्कुल। तो तीनों ही स्टेटमेंट सही है। ये देखिए, ये रिपोर्ट देख सकते हैं, ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस, और ये फूड सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन नेटवर्क है। रिपोर्ट का नाम है ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस। ये रिपोर्ट महत्वपूर्ण है। इस रिपोर्ट में के बारे में कुछ जान लेते हैं। देखिए, यहाँ देख सकते हैं किसके साथ पार्टनरशिप में जारी की गई। बहुत सारे संगठन हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पे फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन है, जिसको FAO के नाम से भी जाना जाता है। IPC है, OCH है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है, ये भी इसके साथ है। यूनिसेफ है, UNHCR है। बहुत सारे मतलब ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलके इस रिपोर्ट को जारी किया गया है। यहाँ देख सकते हैं इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इन सब ने मिलकर इसमें मदद की इस रिपोर्ट को जारी करने में। आगे चलते हैं। ये देखिए, इसमें रिपोर्ट में क्या बताया गया। 10 वर्स्ट फूड क्राइसिस इन 2019, 2019 के सबसे जो भयंकर या ख़राब जो खाद्य संकट हुए हैं बाय नंबर ऑफ पीपल इन क्राइसिस, मतलब क्राइसिस में जो नंबर ऑफ पीपल के हिसाब से देखा जाए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कंट्री दिखाई गई है। ये देख सकते हैं यहाँ पे जो एक तरफ मिलियन दिखाया हुआ है, कितने लोग फूड क्राइसिस से खाद्य जो संकट की स्थिति का सामना किया, और ये यहाँ पे परसेंटेज दिखाया गया। तो आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा संख्या यमन की है। कितना है? 15.9 मिलियन जो लोगों ने किसका सामना किया? फूड क्राइसिस का। उसके बाद अगर नंबर की बात करें तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है 15.6। देखो, 4-5 दिन पहले भी मैंने आपको एक ऐसी ही रिपोर्ट कराई थी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना कि वो उस रिपोर्ट का क्या नाम था। तीसरा आप देख सकते हैं अफगानिस्तान, यहाँ पे 11.3 मिलियन, जिसमें मैंने बताया था अगर विश्व में सबसे ज़्यादा अगर प्राकृतिक आपदा के कारण डिस्प्लेस्ड लोग हैं वो सबसे ज़्यादा कहाँ थे? इंडिया में थे। लगभग कितने मिलियन थे? 5 मिलियन थे, आपको याद होगा। उसके बाद मैंने और भी कंट्री बताई थी, चाइना थी, फिलीपींस थी, वो सारे नाम आपको याद होंगे। ठीक है, तो ये बात तो रही नंबर कि कितने लोग उससे प्रभावित हुए। लेकिन अगर बात करें परसेंटेज के हिसाब से सबसे ज़्यादा किस देश की जनसंख्या के परसेंटेज की बात करें तो आप देख सकते हैं साउथ सूडान, लगभग 61% लोग वहाँ के किससे, जो फूड क्राइसिस का उन्होंने सामना किया। लेकिन अगर बात किसकी करें टोटल नंबर की तो यमन है, और यमन का परसेंटेज कितना है? 53। लेकिन अगर ओवरऑल परसेंटेज की बात करें सबसे ज़्यादा कहाँ है प्रतिशत, तो 61% है वो साउथ सूडान में। ये याद रखेंगे हम। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत मार्केट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स CAIT ने सभी खुदरा व्यापारियों के लिए जल्द ही एक राष्ट्रीय ई-कॉमर्स मार्केट प्लेस भारत मार्केट शुरू करने की घोषणा की है। दूसरा, यह लॉजिस्टिक्स में एंड टू एंड सेवाएं प्रदान करने के लिए विभिन्न टेक्नोलॉजी कंपनियों की क्षमताओं को एकीकृत करेगा। आपको बताना है कि भारत मार्केट के बारे में A, B, C या D में से सही उत्तर क्या है। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन C, मतलब पहला स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है और दूसरा भी। तो पहला याद रखेंगे कि कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने सभी खुदरा व्यापारियों के लिए जल्द ही एक राष्ट्रीय ई-कॉमर्स मार्केट प्लेस है भारत मार्केट, उसे शुरू करने की घोषणा की गई है। और बेसिकली क्या करेगा, ये लॉजिस्टिक्स में एंड टू एंड सेवाएं प्रदान करने के लिए बहुत सारी टेक्नोलॉजी जो कंपनी है उनकी जो कैपेबिलिटीज़ को ये इंटीग्रेट करेगा। ठीक है, और बेसिकली क्या करेगा, ये निर्माताओं से लेकर उपभोक्ताओं तक जो चेन है पूरी की पूरी उसकी आपूर्ति करेगा। होम डिलीवरी भी इसमें की जाएगी, ये भी बात है। उसके साथ साथ मैं आपको बता देता हूँ जो हमारा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय है वो इस इनिशिएटिव को सपोर्ट कर रहे हैं, वाणिज्य उद्योग मंत्रालय। तो अगर आ जाए भारत मार्केट तो याद रखेंगे सभी खुदरा व्यापारियों के लिए राष्ट्रीय ई कॉमर्स मार्केट प्लेस होगा ये। और किसने घोषणा की है इसकी? कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने। आगे चलते हैं, देखिए ये इस खबर का आधार देखिए, भारत मार्केट है कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स है टू लॉन्च ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म फॉर रिटेल ट्रेडर्स। तो ये रिटेल ट्रेडर्स के लिए है, खुदरा व्यापारियों के लिए। अब देखिए 3, 4, 5 तीनों तारीख का एक साथ ही आपके लिए अभ्यास प्रश्न है। प्रोटॉन थेरेपी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, यह एक प्रकार की विकिरण चिकित्सा है, इसमें कैंसर के उपचार के लिए एक्सरे की जगह प्रोटॉन का उपयोग किया जाता है।
दूसरा, हाल ही में दिल्ली में भारत के पहले प्रोटॉन थेरेपी सेंटर का उद्घाटन किया गया। तीसरा, भारत प्रोटॉन थेरेपी चिकित्सा प्रदान करने वाला विश्व का चौथा देश बन गया है। अब आपको बताना है कि प्रोटॉन थेरेपी के बारे में तीनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही होगा और सही जवाब ए, बी, सी या डी में से क्या होगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताना। अब देखिए, 2 मई को मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि वर्ष 2010 में इन्हें स्त्री शक्ति सम्मान विज्ञान अवार्ड से 2010 में ही कर्नाटक सरकार द्वारा कल्पना चावला महिला वैज्ञानिक अवार्ड से सम्मानित किया गया। हाल ही में इन्हें अमेरिकी कला और विज्ञान अकादमी के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मानद सदस्य के रूप में चुना गया और इनका संबंध कंप्यूटेशनल नैनो साइंस के क्षेत्र से है। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर था वो था ऑप्शन सी, शोभना नरसिम्हन। कुछ बच्चों ने रोहिणी गोडबोले बोला, दीपशिखा चक्रवर्ती भी किसी ने जवाब दिया, लेकिन इस प्रश्न का सही उत्तर था ऑप्शन सी। ये देखिए, ये पीआईबी में प्रकाशित खबर थी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, 1 मई की खबर है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत आने वाली स्वायत्त संस्थान जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च में सैद्धांतिक विज्ञान इकाई की प्रोफेसर है शोभना नरसिम्हन को अमेरिकी अकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानद सदस्य के रूप में चुना गया। आप देख सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय मानद सदस्यों की पिछली सूची में इससे पहले कौन कौन शामिल थे, चार्ल्स डार्विन, अल्बर्ट आइंस्टाइन और नेल्सन मंडेला जैसी हस्तियां भी शामिल थी। और ये इनका आप साइड में फ़ोटो देख सकते हैं। काफ़ी भारत के लिए एक उल्लेखनीय जो प्रगति है, एक महिला वैज्ञानिक इतने ऊंचे स्तर पे गई। ओके, निर्माण आई इसकी डेली करंट अफेयर बेस्ड एमसीक्यू की आज की सीरीज़ यहीं समाप्त होती है। अगर आपको सीरीज़ पसंद आ रही है तो हमारे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।